कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के बारे में। वैसे तो पहले चैप्टर में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को पढ़ लिया है, लेकिन जैसे ये सभी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही एक पार्ट है, वैसे ही अब ये टर्शरी एक्टिविटी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही एक पार्ट है। जैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम रॉ मटेरियल से गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, लाइक कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। तो अब इस चैप्टर में हम टर्शरी सेक्टर को समझेंगे, जो कि इन दोनों एक्टिविटीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। टर्शरी एक्टिविटीज स्टूडेंट, ब्रॉडली कहा जाए या फिर वन वर्ड डिस्क्राइब करें तो टर्शरी एक्टिविटीज मेनली सर्विस सेक्टर है, जिसमें कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड जैसे सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है, जिन्हें हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसका मतलब यह है कि टर्शरी एक्टिविटीज प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को लिंक करती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि कैसे? तो इस बात को समझने के लिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्शन हाउस तक सप्लाई करना पड़ता है, तभी उसका फिनिश गुड्स तैयार होता है। लेकिन सप्लाई करने के लिए हमने क्या किया? तो जवाब है कि इसमें हमने टर्शरी एक्टिविटीज की हेल्प ली, यानी हमने ट्रांसपोर्टेशन यूज किया, कम्युनिकेशन यूज किया। जैसे कि हमें पता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे टी लीव्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद हम टी बैग्स और टी पाउडर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक बार प्रोडक्शन होने के बाद हमें उन्हें कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मार्केट में सप्लाई करना होगा। इसमें हम वापस से ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, कम्युनिकेशन यूज करते हैं। उसके बाद जब उस प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, मीन्स जब ट्रेड करेंगे तो ही तो इंडस्ट्री रन करेगी, प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाएगी। तो वो भी हमारा टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आता है। जहां जहां पर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड आ जाता है, वहां हमारा टर्शरी सेक्टर, टर्शरी इकोनॉमी आ जाती है। तो इस तरीके से टर्शरी एक्टिविटी वो मर्जर एक्टिविटी है जो प्राइमरी एक्टिविटी को सेकेंडरी एक्टिविटी से और सेकेंडरी एक्टिविटी को मार्केट से लिंक करती है। और इतना ही नहीं, विदाउट टर्शरी सेक्टर ये दोनों सेक्टर आपस में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा जाता है कि टर्शरी एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। वही दूसरे पॉइंट में ये कहा जाता है कि टर्शरी एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मेजर पार्ट सर्विस देना है। अभी जैसे आपने एक एग्जाम्पल से ये समझा कि जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल ट्रांसफर करने की, तो आप कह सकते हैं कि वो एक तरह की सर्विस ही तो है जो आपको मिली। मीन्स वो सभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज जिनमें आपको पैसे के बदले किसी प्रोडक्ट की जगह आपके किसी भी काम में आपकी हेल्प की जाती है, वो सर्विस एक्टिविटी में काउंट की जाती है। अब जैसे अभी अभी दिए एग्जाम्पल में आप गाड़ी में बैठ कर गए या बस में बैठ कर गए, व्हाटएवर, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया हो, वो एक तरह की सर्विस है जो आपको मिली। इस तरह जब आप किसी को कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं या फिर कम्युनिकेट किया जाता है, तो मोबाइल फोन के जरिए भी हमें सेवा मिलती है इन्फॉर्मेशन की। मीन्स ये भी तो आपकी एक तरह की हेल्प ही तो है। अब इसको दूसरी तरह समझते हैं, जैसे एक प्रोफेशनल जॉब, जैसे डॉक्टर, वकील, ये सब हमारी टर्शरी एक्टिविटीज में ही आते हैं। ये सब हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मीन्स इनके प्रोडक्ट्स क्या है? इनकी सर्विस। सर्विसेज में अलग अलग स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्पेशल स्किल्स जो हमें पेमेंट या फीस के बदले में दी जाती है। जैसे कि अगर मैंने बस यूज किया तो टिकट का चार्ज देना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास गए तो हमें उसकी फीस देनी पड़ेगी। सिमिलरली हम कोई भी एजुकेशन ले या फिर वकील के पास जाकर एडवाइस ले, किसी भी तरह की सर्विस ले, तो रिटर्न में उसको पे करना ही पड़ता है। तो ऐसे सभी एक्टिविटीज टर्शरी एक्टिविटीज में ही आती है। लेकिन टर्शरी एक्टिविटीज को कुछ चीजें आपकी पहली दो एक्टिविटीज से अलग बनाती है। मीन्स अब तक जो हमारे पहले वाले दो सेक्शन थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें हमें प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत नहीं थी और मैक्सिमम लोग अनस्किल्ड होते थे। लेकिन टर्शरी सेक्टर में स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मैन पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्विस सेक्टर का, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज आती है वो स्किल्स, लेबर और प्रोफेशनल स्किल्स के थ्रू ही परफॉर्म की जा सकती है। चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर, लॉयर या फिर गाड़ी चलाने वाला कोई ड्राइवर ही क्यों ना हो, उसे भी ड्राइविंग का एग्जाम पास करना ही होता है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन अब हम जरा डीप में जाकर इसे समझेंगे। टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। यहाँ एक्सचेंज से मतलब है फीस या पेमेंट जो हमने की, और प्रोडक्शन से क्या मतलब है? तो अब जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज देखते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं यानी कि बीज लगाते हैं, फिर हमें प्रोडक्शन मिलती है, फ्रूट्स मिलता है या कोई भी रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग में हमें फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, यानी कि हमें एक टैंजिबल और विजिबल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन टर्शरी एक्टिविटी में ऐसा नहीं है।
जैसे कि आप स्कूल जाते हो, वहां से आपको नॉलेज मिलती है, पर नॉलेज आपको दिख नहीं रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। आपके दिमाग में चीजें जा रही है, उसके थ्रू ही आप इन फ्यूचर जॉब करोगे, पैसा कमाओगे, किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करोगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन टर्शरी एक्टिविटीज में भी हो रहा है, बस वो इतना विजिबल नहीं है जितना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में होता है। अगले पॉइंट में अब जो आउटपुट है यानी कि वर्क है, वो है इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस लाइक सैलरीज। जैसे कि आप कोई लेबर है तो उसको वेजेस मिलती है, कोई टीचर है, डॉक्टर है तो उसको सैलरी मिलती है, किसी को फीस पे करके कोई पर्टिकुलर सर्विस को ले रहा होता है तो ये इनडायरेक्ट आउटपुट उनको मिल रहा होता है, यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है। अब अगर एक्सचेंज की बात करें तो उसके अंदर हमारा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सब होता है। इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है, टर्शरी सेक्टर में कौन कौन आते हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, टीचर, डॉक्टर, बार्बर, ड्राइवर, सारी जितनी भी सर्विस जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं आसपास, वो सब आते हैं टर्शरी सेक्टर में। अब अगले पॉइंट में हमने टर्शरी और सेकेंडरी के बीच एक स्लाइट सा डिफरेंस देखा। टर्शरी एक्टिविटीज में भी मैन पावर का यूज होता है और सेकेंडरी में भी वर्कर्स ही काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रीज में, लेकिन सेकेंडरी में हमारा मेजर फोकस होता है ऑन प्रोडक्शन टेक्निक्स, मशीनरी और फैक्ट्री प्रोसेस पे। इसमें बिना लेबर के भी काम हो जाता है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और उसके साथ टर्शरी एक्टिविटीज में हमें एक स्किल्ड पर्सन भी चाहिए। स्टूडेंट, हमें इस बात को भी समझना होगा कि यहाँ पर एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि हमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं कंपेयर टू सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि डिफाइन टर्शरी एक्टिविटीज, तो अब टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में आप आसानी से लिख देंगे कि ये एक सर्विस सेक्टर होता है एंड सो ऑन। स्टूडेंट, इस तरह से अब आपको तो क्लियर हो ही गया कि टर्शरी एक्टिविटी एक सर्विस सेक्टर एक्टिविटी है, लेकिन अब इन सर्विस सेक्टर एक्टिविटी की बात की जाए तो इसकी कुछ सब कैटेगरीज क्रिएट हो जाती है, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे टर्शरी एक्टिविटीज के टाइप्स की, जिसमें पहला आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हमारे सामने एक सवाल आता है, ट्रेड क्या होता है? तो ट्रेड की सिंपल सी डेफिनेशन है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर आपने खरीदा है या सेल किया है तो वही ट्रेड होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको प्रॉफिट पर्पस के लिए किया जाता है। स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है अबाउट ट्रेडिंग सेंटर। तो ट्रेडिंग सेंटर वो टाउन या सिटी है जहां पर ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, लेकिन ट्रेड सेंटर का भी एक डिवीजन होता है। पहला रूरल मार्केट सेंटर एंड नंबर 2 अर्बन मार्केट सेंटर। देखिए, इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि रूरल मार्केट सेंटर रूरल एरिया में होते हैं। इसमें काफी कम क्वांटिटी में सामान होता है क्योंकि पॉपुलेशन भी कम होती है, वहाँ के लोगों की नीड्स भी कम होती है। रोजमर्रा का अपना जो राशन का सामान हो जाता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की होती है। हालांकि ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन स्मॉल मार्केट सेंटर्स भी होते हैं। इसके बाद हम आगे अर्बन मार्केट सेंटर की बात करें तो स्टूडेंट, ये वो सेंटर है जहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में हाई क्वालिटी का बहुत सारा सामान मिलता है। यहाँ पर हॉल होते हैं बड़े बड़े, जिसमें 50 तरह की दुकानें होती है। साथ ही यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो गुड क्वालिटी का होता है और वैरायटी ऑप्शन भी मिलते हैं। यहाँ वैरायटी और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है, यानी कि जैसे आपको एक वेंडर से प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो दूसरे से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी फैसिलिटी हमें अर्बन मार्केट सेंटर में मिलती है। अब आइए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रूरल मार्केट्स को कासी अर्बन सेंटर बोलते हैं, मतलब ये प्रॉपरली अर्बनाइज नहीं हुए हैं, पर कुछ कुछ फीचर्स इन्होंने अर्बन के अडॉप्ट कर लिए हैं। अब बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो भी आसपास की सेटलमेंट होती है उनके नीड्स को कैटर करते हैं, उस पर काम करते हैं और उनकी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। जो भी घर के आसपास के लोग हैं उनकी जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग सामान इन मार्केट में मिलता है। ये बेसिकली रूडिमेंट्री टाइप होते हैं, यानी लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। यहाँ पर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विस इतनी वेल डेवलप नहीं होती है जितनी अर्बन सेंटर्स में देखने को मिलेगी। ज़्यादातर यहाँ पर मंडी होती है और रिटेलिंग एरियाज की जो दुकानें होती है उनको हम रिटेल स्टोर बोल देते हैं, क्योंकि वो एक फिक्स्ड प्लेस पर रहती है। इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप आता है पीरियोडिक मार्केट। स्टूडेंट, एग्जाम में इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डिस्क्राइब द पीरियोडिक मार्केट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और विच मार्केट इज कॉल्ड द मूविंग मार्केट। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो पीरियोडिक मार्केट ही वो मार्केट है जिसे मूविंग मार्केट भी कहते हैं। ये हमें ऐसे एरियाज में मिलती है जहां पर कोई मार्केट नहीं होती है, और इनको मूविंग मार्केट कहने के पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि ये मार्केट खाली पड़ी जगहों पर वीकली लगती है और इनके डेज फिक्स्ड होते हैं। इसके अलावा ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव भी करती रहती है, इसीलिए इसे पीरियोडिक या मूविंग मार्केट नाम दिया गया है। अब जो शॉपकीपर्स होते हैं वो थ्रू आउट द वीक बिजी रहते हैं, क्योंकि इनको एक बहुत बड़े एरिया को सर्व करना होता है, आज इधर कल उधर। इस तरह से पीरियोडिक मार्केट काम करता है। अब आगे चलते हैं
अर्बन मार्केट की ओर। तो बेसिकली नाम से ही समझ आ जाता है कि ये मार्केट्स अर्बन एरियाज के अंडर आते हैं। यहाँ पर हमें स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज मिलती है, यानी कि यहाँ पर हमें ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज तो मिलती ही है और उनके साथ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी मिलती है। जहाँ रूरल एरिया में हमारे पास 1 डॉक्टर होगा, यहाँ पर हमें 10 हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। यहाँ स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाएंगे। साथ ही इस मार्केट में गुड्स भी हमें सारी वैरायटी के देखने को मिलते हैं, जैसे खाने के बहुत प्रोडक्ट्स। वही रूरल मार्केट में बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स एंड गुड्स मिलते हैं, लिमिटेड सामान मिलता है। लेकिन यहाँ इस मार्केट में सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मिलते हैं और सभी तरह की मार्केट होती है, लाइक लेबर मार्केट, हाउसिंग मार्केट, क्लॉथ मार्केट, बड़ी बड़ी मंडियाँ, फुल बाजार एक्सेट्रा। सभी प्रोफेशनल सर्विसेज अवेलेबल होती है, लाइक टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर्स एक्सेट्रा। तो ये बेसिक डिफरेंस था अर्बन एंड रूरल मार्केट्स के बीच। और अब नेक्स्ट टाइप आता है रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इसमें ये क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले समझते हैं रिटेल ट्रेडिंग। बेसिकली ये वो बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसमें हम गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच रहे होते हैं। दुकान से गुड डायरेक्ट कंज्यूमर को जा रहा है, बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं। ये फिक्स्ड एस्टैब्लिश स्टोर होते हैं। कुछ नॉन स्टोर में रिटेल ट्रेडिंग भी होती है, लाइक स्ट्रीट पेडलिंग, हैंडक्राफ्ट, ट्रक्स, डोर टू डोर ऑर्डर, मेल ऑर्डर्स, टेलीफोन, वेंडिंग मशीन्स, इंटरनेट एक्सेट्रा। स्टोर रिटेल ट्रेडिंग फिक्स्ड प्लेस पर होती है, पर नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग में ये जगह जगह जाते हैं। रिटेल ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है MRP, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये प्रोडक्ट के पीछे मेंशन होता है। कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोविजन बनाया है सरकार ने, ताकि रिटेल सेलिंग किसी प्रोडक्ट को जेन्युइन प्राइस में दे। हालांकि सेलर चाहे तो MRP से कम में सेल कर सकता है। अब इसके कंपैरिजन में होलसेल ट्रेडिंग में बल्क के अंदर बिजनेस चलता है। बल्क में डीलिंग होती है, इंटरमीडिएरी, मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस होते हैं। होलसेल ट्रेडर्स फैक्ट्री से डायरेक्टली सामान को उठाते हैं और रिटेल स्टोर को सामान सप्लाई करते हैं। फैक्ट्री से सामान होलसेल के पास और उससे रिटेल देने कस्टमर के पास सामान जाता है। लार्ज कंज्यूमर्स डायरेक्टली फैक्ट्री से सामान लेते हैं, वो होलसेल से नहीं लेते क्योंकि उनको बड़ी क्वांटिटी में सामान लेना होता है। ज्यादातर रिटेल स्टोर्स इन्हीं इंटरमीडिएरी, मर्चेंट्स, मिडलमैन, सप्लाई हाउसेस से सामान लेते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्लासिफाई ट्रेडिंग सेंटर्स इनटू 2 कैटेगरीज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो इसके आंसर में आपको इन्हीं दोनों टाइप्स के बारे में लिखना है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स। तो पहले बात करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की। इंडिया में बहुत सारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम NCCF लेते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेटेड है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। बेसिकली ये पहला लार्ज स्केल इनोवेशन था रिटेलिंग में। इसमें कंज्यूमर्स बल्क में होलसेल से सामान खरीदते हैं। इनमें से जो उनके यूज का सामान है उसको यूज कर लेते हैं और एक्स्ट्रा सामान को परचेस रेट से ज्यादा और रिटेल स्टोर से कम में बेचकर प्रॉफिट भी कमा लेते हैं और वो प्रॉफिट सभी आपस में बांट भी लेते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डिपार्टमेंटल हेड्स को दे देते हैं। इसमें हर डिपार्टमेंट का अलग एरिया होता है और वहां पर उससे रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स एंड गुड्स अवेलेबल होते हैं, लाइक विशाल मेगा मार्ट, जहां पर हर फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट हेड होता है जो पूरा ऑपरेशन देखता है। वहीं अब अगर चेन स्टोर्स की बात करें तो लाइक मैकडॉनल्ड्स, वॉलमार्ट, इसमें कोई पर्सन किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी को खरीद लेता है, फिर ब्रांड एंड वो पर्सन मिलकर उसका डे टू डे ऑपरेशन देखते हैं। हालांकि टेक्निक एंड प्रोसेस सबका सेम रहता है क्योंकि उनके पास हाईली स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज होते हैं। अब इनसे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में 3 मार्क्स के लिए आया था कि डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेन स्टोर्स इन द वर्ल्ड। एक क्वेश्चन ये भी था कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग और डिफरेंशिएट बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर। और एक क्वेश्चन 2021 में ऐसा भी आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स और डिफरेंशिएट बिटवीन टेलीकम्युनिकेशन एंड सर्विसेज स्टेटिंग 2 डिफरेंसेस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर और समझते हैं इसे और भी डिटेल में। ट्रांसपोर्ट में बेसिकली कोई भी ऐसी सर्विस या फैसिलिटी आती है जिसके थ्रू लोगों को या प्रोडक्ट्स को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जाता है, फिर चाहे वो बाय रोड हो, वाटरवेज से हो या एयरवेज और रेलवे से ही क्यों ना हो। ये एक तरह की सर्विस है। ये एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है जिसे सेटअप किया गया था टू सेटिस्फाई ह्यूमंस बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। और मोबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए आज ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है।
मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जितना स्पीडीली एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, उतनी ही स्पीडी गुड्स का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन होगा। उतना ही जल्दी वो सोसाइटी इकोनॉमिकली डेवलप भी करेगी। साथ ही वैल्यू ऑफ मटेरियल भी सिग्निफिकेंटली एनहांस होगा ट्रांसपोर्टेशन के ईच स्टेज पर। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इवेंचुअली प्रोडक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हम बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को और उसकी कॉस्ट को लमसम वैल्यूएशन एडवांस में निकाल सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किलोमीटर में दूरी यानी एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ का पता होना जरूरी है, जिसके बाद आता है समय की दूरी यानी टाइम डिस्टेंस, यानी टाइम टेकन टू ट्रैवल ऑन अ पर्टिकुलर रूट। बिकॉज कभी कभी किसी रूट पर ट्रैफिक या रोड खराब की वजह से ज्यादा टाइम लगता है। इन दोनों के बेसिस पर फ्यूल के साथ कैलकुलेट करके एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाली जाती है, जो एक्चुअल कॉस्ट के लमसम के आसपास होती है। इसके बेसिस पर वो व्यक्ति या व्यापारी डिसीजन लेते हैं कि किस रूट को उनकी आवश्यकताओं और सेवरल प्रिकॉशंस के साथ सबसे ज्यादा पसंद किया जाए, क्योंकि दूरी के कैलकुलेशन से ट्रांसपोर्ट के एक्चुअल डिस्टेंस का पता चलता है, जो ट्रैवलर या ड्राइवर द्वारा कवर किया जाने वाला डिस्टेंस है, जिनके बेसिस पर उन्हें ये भी आइडिया आता है कि ट्रैवलिंग में एक्चुअल कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना एक्सेस टाइम जा रहा है। इसमें उन्हें अपनी प्रोसेस और प्लान्स बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद एक और पॉइंट है, आइसोक्रोन लाइंस। इसके लिए ये आइसोक्रोन लाइंस मैप्स पर बनाई गई है ताकि ये उन प्लेसेस को जोड़ सके जहां उन्हें सामान पहुंचाने में समय लगता है। आइसोक्रोन्स लाइंस की बात की जाए तो इसमें आइसो समय और क्रोन लाइन को दर्शाता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये लाइंस अलग अलग जगह एक नेटवर्क में कैसे जुड़ती है। जैसे हमारे घर के रास्ते जो अलग अलग जगहों को जोड़ते हैं, वैसे ही हमारे देश भर में भी अलग अलग जगहों को जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाया जाता है। इन नेटवर्क को हम नोड्स और लिंक्स से बनाते हैं। अब आप ये पूछोगे कि ये नोड्स और लिंक्स क्या होते हैं। नोड एक ऐसी प्लेस होती है जहां दो या दो से ज्यादा रास्ते मिलते हैं, जिसके जरिए हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं। जैसे आपके घर में भी कुछ प्लेसेस होंगी जहां आप दोस्तों के घर जाने के लिए मिलते हो या अपने घर से बाजार जाने के लिए। वो सभी प्लेसेस नोड्स होते हैं। अब बात करते हैं लिंक्स की। लिंक वो रास्ता होता है जो एक नोड से दूसरे नोड को जोड़ता है। मतलब जब आप अपने दोस्तों के घर जाने के लिए रास्ते पर निकलते हो तो वो रास्ता एक लिंक है। तुम्हारे घर से बाजार जाने के लिए भी एक लिंक होता है जो घर से बाजार तक पहुंचता है। इस तरीके से हम नेटवर्क बनाते हैं नोड्स और लिंक्स के साथ, और इससे हम अलग अलग प्लेसेस को आसानी से जोड़ सकते हैं। आई होप अब आप भी इन नोड्स और लिंक्स को समझ गए होंगे। चलिए अब हम ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाली कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फैक्टर्स ट्रैफिक सर्विसेज की डिमांड और कंडीशन पर बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिमांड से। ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ी हुई पॉपुलेशन के आधार पर भी अफेक्ट होती है। जैसे जितने ज्यादा लोग एक प्लेसेस में रहते हैं उतनी ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की नीड रहती है। ज्यादा लोगों का मतलब है उतना ही ज्यादा सफर और ज्यादा सामान और सर्विसेज की नीड। इसलिए बड़े पॉपुलेशन वाली प्लेसेस में आमतौर पर ट्रांसपोर्ट की ज्यादा डिमांड होती है। इसके बाद आता है रूट्स यानी कि रास्ते। ट्रांसपोर्ट के रास्तों को सिलेक्ट करने और डेवलप करने के लिए कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आइए इन्हें भी एक बार समझ ही लेते हैं। शहर, गांव, इंडस्ट्रियल सेंटर्स और रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और रास्ते इन्हीं इंपॉर्टेंट प्लेसेस को जोड़ने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि सामान और लोगों की अच्छी कनेक्टिविटी और प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके। दूसरा है बिजनेस का पैटर्न डिफरेंट एरियाज के बीच ट्रांसपोर्ट के रास्तों के डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालता है। रास्ते सिस्टमैटिक रूप से तैयार किए जाते हैं ताकि सामान को प्रोडक्शन सेक्टर से कंजम्पशन सेक्टर या डिलीवरी एरिया तक आसानी से पहुंचाया जा सके। प्लेसेस के बीच के ज्योग्राफिकल कंडीशन भी ट्रांसपोर्ट के सिलेक्टेड रास्तों को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहाड़, नदियां, जंगल और इसी तरह से कई नेचुरल कंडीशंस ट्रांसपोर्ट के लिए चैलेंजिंग होती है। चौथा है क्लाइमेट। क्लाइमेट का ट्रांसपोर्ट पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, खासकर कुछ मौसम के दौरान, जैसे भारी बारिश, बर्फबारी या फिर हाई टेम्परेचर वाली गर्मी जैसी हार्ड मौसम में ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होता है। ऐसे में रास्ते की कंडीशन को फ्रेंडली बनाने या चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन सर्विसेज। स्टूडेंट्स वर्ड्स और मैसेजेस, फैक्ट्स और आइडियाज के ट्रांसमिशन को कम्युनिकेशन सर्विस कहते हैं। इसे एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होने वाले वर्ड्स के ट्रांसमिशन को कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों? जबकि देखा जाए तो कम्युनिकेशन एक डिफरेंट एरिया है और ट्रांसपोर्ट एक डिफरेंट, तो इसमें ट्रांसपोर्ट क्यों ऐड होता है? एक्चुअली इसकी एक सिंपल सी वजह है
कि ये पहले यानी ओल्ड टाइम्स में हम कम्युनिकेट करने के लिए लेटर्स भी भेजते थे। भले ही आज हम फोन से या इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं, तो बस ये पुराने टाइम के कारण इसमें ऐड किया गया था और आज भी उसे ही फॉलो किया जा रहा है। यही वजह थी कि ट्रांसपोर्ट के अंडर कम्युनिकेशन को ऐड किया जाता है। पहले जब कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स और मैसेजेस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में भेजने की नीड होती थी, तब इस काम के लिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाता था। इसलिए ट्रांसपोर्ट के जरिए ही कम्युनिकेशन के मैसेजेस और आइडियाज पहुंचाए जाते थे, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होती थी। ये मैसेजेस बाय हैंड, एनिमल्स, बोट्स, रोड्स, रेल्स और एयर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। फिर धीरे धीरे कम्युनिकेशन सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट हुआ और पोस्ट ऑफिसेस आए जहां आज भी मेल हैंडल किए जाते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का आविष्कार हुआ यानी डेवलपमेंट हुआ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनरी बना दिया। और आज मोबाइल ने कम्युनिकेशन को डायरेक्ट कर दिया है, यानी कि आज लोग आपस में किसी भी समय और कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द वर्ल्ड। क्लासिफाई द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड क्वालिटी इनटू टू कैटेगरीज। एक्सप्लेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच कैटेगरी। तो जिस तरह से हमने अभी कम्युनिकेशन समझा है, उसके बाद आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है सर्विसेज। स्टूडेंट, हमारी लाइफ में सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमें डेली के कामों में हेल्प करती है। ये सर्विसेज 2 टाइप्स की होती है, लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर। लो ऑर्डर सर्विसेज वो होती है जो हमारी डेली लाइफ में बिग स्केल पर अवेलेबल होती है, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स और लॉन्ड्री हाउसेस एक्सेट्रा। ये सर्विसेज जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव मेथड से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। वही हाई ऑर्डर सर्विसेज वो होती है जो बहुत स्पेशल और स्पेशलिस्ट वे से कनेक्ट होती है, जैसे अकाउंट्स, एडवाइजरी और डॉक्टर्स एक्सेट्रा। इन सर्विसेज को सर्व करने के लिए पर्सन को स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि लो ऑर्डर सर्विसेज ज्यादातर फिजिकल एफर्ट्स को प्रेफरेंस देती है, जैसे कि गार्डनर, वॉशरमैन और बार्बर। वही हाई ऑर्डर सर्विसेज ज्यादातर मेंटल लेवल की लेबर को प्रेफरेंस देती है, जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, म्यूजिशियंस और अदर पीपल। सर्विसेज हमारी सोसाइटीज में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। लोगों को अलग अलग तरीके से हेल्प प्रोवाइड करके ये हमारी लाइफ को ईजी और कन्वीनियंट बनाती है। इसलिए हमें इन सर्विसेज की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और इसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। सर्विस सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती है, जो उन्हें पे करने में कैपेबल होते हैं। बहुत सी सर्विसेज जो गवर्नमेंट्स के थ्रू ऑपरेट की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, मेंटेनेंस ऑफ फायर डिपार्टमेंट्स और कंज्यूमर हेल्प। ये सभी सर्विसेज गवर्नमेंट की सुपरविजन में की जाती है। स्टेट एंड फेडरल लॉ ऑन ट्रांसपोर्टेशन ने टेलीकॉम, एनर्जी और वाटर सप्लाई जैसी सर्विसेज के मार्केटिंग की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। इसके बाद भी सर्विस सेक्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला प्रोफेशनल सर्विसेज एंड दूसरा पर्सनल सर्विसेज। अब इन्हें हम डिटेल में जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज को। इसकी बात की जाए तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाता है, मेनली हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट। चलिए हम इसे पॉइंट वाइज डिटेल में समझे। स्टूडेंट, ये सर्विसेज लोगों की डेली लाइफ में वर्क को ईजी बनाने के लिए अवेलेबल की जाती है। जो वर्कर्स रूरल एरिया से एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए माइग्रेट करते हैं और मोस्टली अनस्किल्ड होते हैं, वो डोमेस्टिक सर्विसेज में हाउसकीपर्स, कुक्स और गार्डनर्स के रूप में एम्प्लॉयड होते हैं। इस सेगमेंट के वर्कर्स जनरली अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में मुंबई के डब्बे वाले अपनी सर्विस शहर के लगभग 1,75,000 कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ये डेटा लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ बुक, बिकॉज आज जोमैटो एंड स्विगी ने मार्केट को काफी चेंज कर दिया है। इसके बाद अब हमारी 5th टर्शरी एक्टिविटी आती है, जिसका नाम है पीपल्स एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज। जैसे कि अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि लोग प्राइमरीली और सेकेंडरी एक्टिविटीज से निकलकर टर्शरी एक्टिविटीज में जा रहे हैं, और ऐसा ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में देखा जाता है। पर अब ये इंडिया जैसी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप देखें तो लोग जो भी बिजनेस में है वो भी आज के समय में इंश्योरेंस सेल करना या फिर टूरिज्म में कदम रख चुके हैं। टूरिज्म मीन्स जहां हम लोगों को बाहर भेजने के लिए पैकेजेस सेल करते हैं। इसे समझने के लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टूरिज्म के बारे में। टूरिज्म एक ऐसा ट्रैवल है जो एंटरटेनमेंट के मोटिव से किया जाता है, और आपको ये जानकर शायद ही कोई हैरानी नहीं होगी कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी टर्शरी एक्टिविटीज में से एक है, और जिसका एक बहुत कॉमन सा रीजन है कि घूमना हम सभी को पसंद है।
कुछ एरियाज में टूरिज्म सीजनल होते हैं, लेकिन इसके बाद भी मोस्ट ऑफ प्लेसेस होल ऑफ द ईयर इसी पर डिपेंड करते हैं। जैसे उन एरियाज में रहने वाले मोस्ट ऑफ लोकल पीपल को जॉब्स मिलती है। फूड बिजनेसेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस, एंटरटेनमेंट और सम स्पेशल एंड लोकल क्राफ्ट बिजनेसेस इसी से चलते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आज के डेटा की बात की जाए तो इससे प्रेजेंट टाइम में 250 मिलियन से भी ज्यादा छोटी बड़ी जॉब्स जनरेट होती है। और वही अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये आज के टाइम में टोटल जीडीपी का 40% है। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, जिसमें सबसे पहले आता है टूरिस्ट रीजन्स। स्टूडेंट, अगर हम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड देखें, जो लोग वार्मर प्लेसेस पर रहते हैं उन्हें हिल स्टेशंस पर जाना पसंद आता है, वही जो लोग ठंडी जगह पर रहते हैं वो गर्म जगहों पर जाना पसंद करते हैं। अब अगर इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझे तो जो यूरोपियन एरिया के लोग होते हैं वो मेडिटेरियन कोस्ट में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सनी सा क्लाइमेट होता है। आप इंडिया के एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम वर्ल्ड लेवल की बुक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें एग्जाम्पल्स भी वैसे ही ले रहे हैं। अदरवाइज इंडिया में भी बहुत सी ऐसी जगह है जिन्हें आप एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा विंटर स्पॉट रीजन्स, माउंटेनियस एरियाज, सिनिक लैंडस्केप्स, ये सभी काफी बड़े हॉटस्पॉट है जो कि अट्रैक्शन है टूरिस्ट लोकेशन के लिए। इसके अलावा हिस्टोरिकल टाउन्स है, मॉन्यूमेंट प्लेसेस है, कल्चरल एक्टिविटीज प्लेसेस है, ये सभी रीजनल टूरिस्ट प्लेसेस है। इंडिया की बात की जाए तो हरिद्वार, बनारस, अयोध्या और बहुत सी जगह है जो इस कैटेगरी में आती है। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए आइए हम टूरिस्ट अट्रैक्शन को समझते हैं। स्टूडेंट, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर है जो एक टूरिस्ट के मेन अट्रैक्शन को डिसाइड करते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला आता है क्लाइमेट। इसे बताने से पहले मैं ये बात वापस रिपीट कर दूं कि ये आपकी बुक वर्ल्ड लेवल की बुक है, जिसमें एग्जाम्पल भी वैसे ही है, और इसलिए इसमें मेडिटेरियन क्लाइमेट को भी ऐड किया गया है। बेसिकली ये वो प्लेसेस होते हैं जहाँ बरसात बहुत कम होती है, और वो लोग जो कि ठंडी जगहों में रहते हैं यहाँ अपने हॉलीडेज मनाने के लिए आते हैं। ऐसी जगहों पर साल के ज्यादातर महीनों में सनी वेदर बना रहता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सदर्न यूरोप एंड द मेडिटेरियन लैंड्स मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस में एक होते हैं, और ठीक इसके ऑपोजिट गर्म जगहों पर रहने वाले लोग ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इसके बाद अगला फैक्टर है लैंडस्केप। इन कंडीशंस में टूरिस्ट कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस पर जाना पसंद करते हैं जो नेचुरली ब्यूटी से भरी हो, लाइक माउंटेन्स, लेक्स एंड ब्रेथ टेकिंग सी कोस्ट। ऐसी जगह जो अनटच्ड होती है बाय ह्यूमन ऑल्ट्रेशन, और ऐसी जगह लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, और अक्सर टूरिस्ट के अलावा फोटोग्राफर्स भी इन जगहों को पसंद करते हैं। इसमें नेशनल पार्क जैसी जगह भी शामिल होती है। इसके बाद हम अगले डिसाइडिंग फैक्टर की बात करें तो वो है हिस्ट्री एंड आर्ट। स्टूडेंट, बहुत से लोगों को एंशिएंट एंड पिक्चरस्क टाउन्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है। यह इन्हीं के जैसे ग्रैंड कैसल्स, प्लेसेस एंड चर्चेस पर घूमना जो उस जगह या देश की रिच हिस्ट्री एंड आर्ट को रिफ्लेक्ट करे। तो वैसे लोग इस तरह की आर्ट एंड कल्चर से भरी हुई जगह जाना पसंद करते हैं। इस तरह कुछ और लोग होते हैं जो कल्चर एंड इकोनॉमी को देखते हुए अपना डेस्टिनेशन प्लान करते हैं। बहुत से टूरिस्ट अपने धर्म और रीति रिवाजों और परंपराओं के हिसाब से भी अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। ऐसी जगहों पर लोग होम स्टे हाउस जैसी फैसिलिटीज लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये होटल्स के कंपैरिजन में सस्ती रहती है, और शायद यही कारण है कि इनका बिजनेस अचानक से काफी तेजी के साथ बढ़ा भी है। आप इस तरह के ग्रुप्स और हाउसेस फैसिलिटी स्पेशली गोवा, मदिकेरी और कर्नाटक जैसी जगहों पर आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक और टूरिज्म है जो अचानक से उभर कर सामने आया है, जिसे हम मेडिकल टूरिज्म के नाम से जानते हैं। मेडिकल टूरिज्म को आज के समय में इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी के साथ मिला दिया गया है, और क्योंकि ये स्पेशली मेडिकल ट्रीटमेंट और पेशेंट्स के लिए दिए गए ऑप्शंस और फैसिलिटी में से एक है, इसलिए इसे मेडिकल टूरिज्म ही कहा जाता है। 2005 में लगभग 55,000 पेशेंट्स भारत में ट्रीटमेंट के लिए यूएसए से ट्रैवल करके आए थे। और आपको जानकर थोड़ी हैरानी और बहुत ज्यादा खुशी होगी कि भारत दुनिया में मेडिकल टूरिज्म के लिए लीडिंग कंट्री के रूप में सामने आया है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में लोकेटेड वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल विश्व भर के पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल टूरिज्म भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशल प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज में से एक है। वैसे मेडिकल टूरिज्म में एक और टर्म ऐड होता है जो कि है मेडिकल आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का सीधा सा मतलब समझ में आता है कि अपना काम किसी और से कराना, जिसका कारण यह है कि आपका काम जल्दी और कम इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा हो जाता है। लेकिन मेडिकल आउटसोर्सिंग में हमारा कंसर्न है कि इट इन्वॉल्व्स स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे मेडिकल टेस्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन, या फिर फोकसेस ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी और प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर। दरअसल इंडिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल्स ने कुछ मेडिकल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग की है,
जिसमें रेडियोलॉजी इमेजेस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस और अल्ट्रासाउंड टेस्ट के एक्सप्लेनेशन भी शामिल है, जिसके लिए वो पेशेंट्स को बाहर भेजकर ट्रीटमेंट करवाते हैं गुड रिपोर्ट्स के लिए। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जैसे कि 2019 में एक माह के लिए क्वेश्चन आया था कि राइट द मीनिंग ऑफ मेडिकल टूरिज्म और व्हाट इज द मेडिकल टूरिज्म, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। अब टर्शरी एक्टिविटीज के बाद आखिर में आता है क्वार्टरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज, जो दो अलग कैटेगरीज को क्लासिफाई करने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से एक है, जो कि अपने अपने लेवल्स पर एक्सपर्टीज, नॉलेज और स्किल्स को इन्वॉल्व करती है। जहां क्वार्टरनरी एक्टिविटी रिसर्च और डेवलपमेंट को कंसर्न करती है, वही क्वीनरी एक्टिविटीज डिसीजन मेकिंग को। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का फोकस इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड होता है, जिसमें क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शामिल है। ये एक्टिविटीज आमतौर पर हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन, एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज से जुड़ी होती है। अब अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज जैसे एक्टिविटीज शामिल है। अब दूसरी एक्टिविटी यानी क्वीनरी एक्टिविटीज की बात की जाए तो क्वीनरी एक्टिविटीज हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में आती है, जहां लोगों का मेन फोकस ओवरऑल प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी जैसी एक्टिविटी पर होता है। इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादातर टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर हाई रैंकिंग इंडिविजुअल से एसोसिएटेड होती है। इसे भी हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड ओवरऑल डिसीजन मेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट लीडरशिप एक्सेट्रा। क्वीनरी एक्टिविटीज को गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहा जाता है। ये टर्शरी सेक्टर का ही एक सब डिविजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में एक माह के लिए यह आया था कि इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ऑल्सो 2021 में 5 माह के लिए ये क्वेश्चन भी आया था दैट हाउ डू क्वार्टरनरी सर्विसेज डिफर फ्रॉम टर्शरी सर्विसेज, गिव 3 reasons why the service sector in developing and developed countries is growing faster than the manufacturing sector। इसी के साथ अब हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।